हेलो एवरीवन। ग्रोथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। आरबीएससी 2023 का पेपर हम सॉल्व कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड तक हमने सॉल्व कर लिए थे। सेकंड के जितने भी पार्ट थे, आज हम बात करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन आज हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। उम्मीद है आपने सारे पीछे के वाले जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है उनको कंप्लीट कर लिया होगा। और जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप पेपर पेंसिल लेकर बैठोगे, पेपर बुक लेकर बैठोगे अपनी, और वहाँ पे जो जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगनी है सारे क्वेश्चंस को आप लोग लिखना है। और सारे क्वेश्चंस को लिखने के बाद फिर से खुद से सॉल्व करना है, और जब खुद से सॉल्व करोगे उसके बाद फिर आपको आंसर यहाँ पे मैच करने हैं कि आपका आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है। और अगर सही नहीं आ रहा है तो फिर क्या क्या गलतियाँ कर रहे हो उनको आपको मार्क करना है रेड पेन से, और फिर उन सारी गलतियों को आपको ठीक करना है। तो देखो हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, उससे पहले और आपको क्या करना है, तो ग्रोथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है, चैनल को शेयर करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो के की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, के का मान हमको निकालना है। और दो इक्वेशन हमको दे रखी है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन दे रखी है के एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 0। और इसके साथ में आपको इसकी कंडीशन दे रखी है कि इसके जो सॉल्यूशन अवेलेबल है वो कौन से सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या फिर कैसे हल है, अनंत हल है। और अगर अनंत हल है तो आपको इसको के की वैल्यू फाइंड करनी है कि के की क्या वैल्यू हो सकती है अनंत हल के लिए। मैं आपको तीनों एक बार कंडीशन बताता हूँ कि तीनों कंडीशन कौन कौन सी है। तो एक तो हमारी सबसे पहली जो कंडीशन आती है वो कौन सी कंडीशन है, यूनिक सॉल्यूशन की है। और यूनिक सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, यूनिक सॉल्यूशन में हमारी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये हमारी यूनिक सॉल्यूशन है। और यूनिक सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल जिसको बोलते हैं। कैसा हल बोलते हैं, अद्वितीय हल बोलते हैं। सेकंड जो कंडीशन है हमारी, उसमें यूनिक सॉल्यूशन के बाद में हम लिख सकते हैं नो सॉल्यूशन वाली है। और नो सॉल्यूशन वाली जो कंडीशन है वो हमारी कौन सी है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये हमारी कौन सी कंडीशन है, नो सॉल्यूशन की है। नो सॉल्यूशन का मतलब कोई भी हल यहाँ पे हमारे पास उपलब्ध इसका नहीं है, मतलब हल नहीं है। और थर्ड जो हमारी कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन के बाद नो सॉल्यूशन, और एक जो आती है हमारी इनफाइनाइट सॉल्यूशन की, जो इस क्वेश्चन में हमको यूज करनी है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और वो कंडीशन क्या है कि a1/a2 इज इक्वल टू क्या होता है, b1/b2 इज इक्वल टू क्या होता है आपका c1/c2। ये हमारी कौन सी कंडीशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब कितने हल होते हैं हमारे पास, बहुत सारे हल होते हैं। और बहुत सारे हल के लिए हम क्या क्या वर्ड लिखते हैं, अनंत हल हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। क्लियर है पूरा। चलो मैं इसको आगे से पूरा तो जो हमारे यूज में उसी को रख रहा हूँ, बाकी सबको हटा देते हैं। तो यूनिक और नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट, तीनों कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। तो अभी जो हमको यूज करना है वो ओनली कौन सी यूज करना है, इनफाइनाइट वाली यूज करनी है। तो देखो इनफाइनाइट वाली कैसे यूज करनी है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की जो हमारी कंडीशन है वो कंडीशन क्या है अनंत हल के लिए, कि तो हम क्या लिखते हैं, a1 डिवाइड बाय क्या लिखना है हमको, a2 इज इक्वल टू क्या होता है, b1 डिवाइड बाय क्या होता है, b2 इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, c1 डिवाइड बाय क्या होता है, c2 होता है। क्लियर। और ये हमारी कौन सी कंडीशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें वैल्यूज चाहिए, किस किस की वैल्यू चाहिए, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की हमको वैल्यूज निकालनी है। वैल्यूज हम कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है हमको उनको यूज करना है। इक्वेशन क्या है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन तो है हमारे पास 3x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 0। ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1। अब इससे अगर कंपेयर करोगे आप तो a1 की जो वैल्यू है वो क्या आने वाली है आपकी, 3 आने वाली है। b1 की जो वैल्यू है वो क्या आने वाली है, -2 आने वाली है। और c1 की जो वैल्यू है वो क्या होती है हमारे पास, 0 होती है। आपको पता है कि जो x के साथ होता है वो कौन होता है, a, जो y का कोफिशिएंट होता है वो कौन होता है, b, और जो थर्ड टर्म होती है वो कौन होती है आपकी, c होती है। थर्ड टर्म है नहीं, c1 अगर आपको नहीं भी लिखना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो। सेकंड इक्वेशन हम राइट करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, kx प्लस में क्या है हमारे पास 5y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 0। और इसको मैं हटा ही देता हूं यहाँ से, c का कोई वैसे भी काम नहीं है और c की वैल्यू भी हमारे पास नहीं है। चलो ये हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी दे रखी है हमको, इक्वेशन नंबर 2 दे रखी है। अब यहां से हम बात करते हैं a2 की। तो a2 हमारे पास किसका रोल प्ले करेगा, k का। और b2 जो है वो क्या है हमारे पास 5 है, c2 हमारे पास 0 है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है।
चलो वैल्यूज इनमें पुट करते हैं हम 1 बाई 1। सी का कोई काम भी नहीं है तो सी को हटा ही देते हैं यहाँ से। तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू क्या होगा, b1 बाय b2। तो a1 की वैल्यू आपके पास क्या है 3, तो यहाँ पे आप क्या राइट करने वाले हो 3 डिवाइड बाय a2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो 3 बाय क्या लिखने वाले हो k इज इक्वल टू b1 क्या है हमारे पास -2, तो यहाँ से क्या लिखने वाले हो -2 डिवाइड बाय b2 क्या है हमारे पास 5। क्लियर यहाँ तक? हमको ये कंडीशन याद होनी चाहिए। उसके बाद a1 b1 और a2 b2 की वैल्यूज हमको निकालना आना चाहिए, और वैल्यूज निकालने के बाद उनको इसमें फिल करना है फार्मूले में, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो कैसे करना है आगे, k को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा -2k, और 5 को 3 से करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको 15। -2k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 15। तो यहां से और एक स्टेप आगे सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी -15 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपका 2। इस माइनस को हमको यहाँ शिफ्ट करना है, ये ध्यान रखना। तो k की वैल्यू क्या आ गई -15/2 हो गई। क्लियर? तीनों कंडीशंस आपको याद रखनी है। तीनों कंडीशंस में से एक कंडीशन पे क्वेश्चन आता ही आता है, इनकी वैल्यूज आपको निकालना आना चाहिए, और तीनों कंडीशंस में जो मैंने जस्ट पहले लिखी थी वो आपको याद होनी चाहिए। चलो थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन की हम याद करते हैं, थर्ड का क्वेश्चन नंबर 2। चलो आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स निकालने हैं, और रूट्स निकालने के लिए एक फार्मूला हम यूज करते हैं। उसमें क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन दे रखा है कि आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला, श्रीधर आचार्य फार्मूला क्या करना है, लिखना है, बस वही आपका क्या आंसर है। तो श्रीधर आचार्य फार्मूला हमको याद है अच्छे से। क्या है फार्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट लगाना है, और रूट के ऊपर साथ में क्या लिखते हैं b² माइनस में क्या आता है 4ac, और पूरे के डिवाइड में क्या चलता है आपका 2a। ये आपका सिंपल सा फार्मूला, और ये फार्मूला ही आपका डायरेक्ट 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और इसका फार्मूला लिखना था। श्रीधर आचार्य फार्मूला लिखा हुआ है कि क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, श्रीधर आचार्य फार्मूला लिखना है आपको। तो श्रीधर आचार्य फार्मूला -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि एपी दे रखी है, एपी का मतलब समांतर श्रेणी दे रखी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है, जिसमें फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है ए है। फर्स्ट टर्म का मतलब जहां से एपी स्टार्ट होती है उसको क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस मतलब जो अंतर दे रखा है, कॉमन डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, सार्व अंतर बोलते हैं। तो सार्व अंतर जो हमको दे रखा है वो कितना दे रखा है, डी दे रखा है। और फिफ्थ टर्म हमको निकालनी है, मतलब ए मतलब फिफ्थ नंबर पे कौन सी टर्म आने वाली है उसका फॉर्मूला हमको डिराइव करना है। तो ए फिफ्थ का मतलब ये एन की वैल्यू दे रखी है, तो फिफ्थ टर्म के लिए हमको पता है क्या फॉर्मूला बनाते हैं, a5 इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला लिख देता हूं मैं एक बार, दिख रहा है यहां तक। चलो तो फॉर्मूला क्या है हमारा, an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में क्या आता है d। और ये कौन सा फॉर्मूला पूछ रहा है, a5 का पूछ रहा है। a5 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, a प्लस n की जगह हम क्या रखने वाले हैं 5 माइनस 1, और मल्टीप्लाई में क्या रखने वाले हैं d रखने वाले हैं। ठीक है, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या आंसर हमारा यहाँ से तैयार होने वाला है, आंसर हमारा यहाँ से बन जाएगा a5 इज इक्वल टू a और प्लस में क्या लिखा जाएगा 4d। 5 माइनस 1 करोगे तो 4 को d से करोगे तो 4d। a5 इज इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। a5 का हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया है। क्लियर यहाँ तक? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोनों में कुछ खास था नहीं, इसमें डायरेक्टली फार्मूला पूछा था और इसमें भी डायरेक्टली फार्मूला पूछा गया है। सिर्फ फिफ्थ टर्म के लिए फार्मूला बनाना है, तो फिफ्थ टर्म के लिए फार्मूला क्या होता है, a प्लस 4d होता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड का क्वेश्चन नंबर 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड का हमारा क्वेश्चन कौन सा है, फोर्थ में सिंपल सी एक डेफिनेशन पूछी गई है आपसे। डेफिनेशन क्या है, डिफाइन सिमिलर फिगर, मतलब समरूप आकृतियों को आपको क्या करना है, परिभाषित करना है कि समरूपता की परिभाषा क्या होती है वो आपको देना है। तो ये सिंपल सी परिभाषा आपको बुक में मिल जाएगी। और वैसे इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है आपकी, इसकी डेफिनेशन में आप क्लियरली लिख सकते हो कि क्या डेफिनेशन की, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती है वो आपकी सेम रेशियो में होनी चाहिए। बुक में इजीली मिल जाएगी, तो इसको मैं भी स्किप कर रहा हूँ। लैंग्वेज का क्वेश्चन है, आप बुक से इसको राइट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 2 tan 30
डिवाइड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू है, मान आपको निकालना है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको सॉल्यूशन के लिए क्या करना है कि सॉल्यूशन के लिए आपको tan 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो अगर इसमें हम tan 30 की वैल्यू निकालना चाहें तो tan 30 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो tan 30 डिग्री टेबल से आप याद रखोगे तो क्या आएगा आपका 1/√3 होता है। और 1/√3 के साथ में हम यह वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं 2, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 डिवाइड बाय 1 माइनस में tan स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 1/√3, और इसके ऊपर हम किसको यूज़ करने वाले हैं, स्क्वायर को यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है स्क्वायर दे रखा है। क्लियर यहाँ तक। 2 रखा हमने, tan 30 की वैल्यू रख दी, 1 रखा, माइनस लगाया, tan 30 की वैल्यू रखी और ऊपर क्या लगा दिया स्क्वायर लगा दिया। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 डिवाइड बाय आपका क्या चल रहा है √3 डिवाइड बाय यहाँ पे हम क्या लगाने वाले हैं 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप 2/3 √3 को ऐसे कैसे लिखने वाले हो, डिवाइड बाय 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 जा 3, और 3 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 2 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपका 3। ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे कि इसका रेसिप्रोकल करना है, व्युत्क्रम करना है आपको। व्युत्क्रम कैसे करते हैं कि 2/√3 हमको ऐसे कैसे लिखना है, मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखना है, अंश को हर में, हर को अंश में। तो ऊपर तो हम क्या लिखेंगे 3, नीचे हम क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे। 2 तो हमने लिख दिया नीचे और 3 लिख दिया ऊपर। 2 से देखो यहाँ पे 2 कैंसिल हो रहा है। फिर और आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हो तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो 3/√3, या तो यहीं पे आप आंसर छोड़ दो। और एक स्टेप और अगर आपको सॉल्व करना हो तो एक स्टेप और आप क्या सॉल्व कर सकते हो आगे। तो एक स्टेप आगे आप सॉल्व करने के लिए जो 3 लगा हुआ है ऊपर, इस 3 को आप 3 ना लिख के क्या लिख लो √3 इंटू √3 लिख लो। तो √3 इंटू √3 वो भी क्या बना देते हैं 3 बना देते हैं, और डिवाइड बाय आपका क्या आ जाएगा √3 से आप √3 को कैंसिल कर दोगे तो फाइनल जो आंसर आपको मिलेगा, फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फाइनल आंसर जो आपको मिलेगा, फाइनल इसकी जो वैल्यू ये पूछ रहा है इसका जो मान होगा, फाइनल मान क्या हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा फाइनल मान या फिर वैल्यू। क्लियर, क्योंकि √3 से √3 हमने कैंसिल कर दिया और एक √3 आपको ऊपर आ गया। और इस स्टेप तक आपको छोड़ना हो तो इस स्टेप तक भी आप छोड़ सकते हो, वो भी ठीक है। क्लियर, थर्ड का फोर्थ और थर्ड का फिफ्थ हो गया। इसकी डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगी। करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और इजीली आप बुक में देख सकते हो। अगर हिंदी में बताना हो तो इसमें वो बोलेंगे कि जो आपके कोण होते हैं वो तो क्या होते हैं इक्वल होने चाहिए, समान होने चाहिए, और जो साइड जो भुजाएं होती है आपकी उनके जो मान होते हैं अनुपात में वो क्या आने चाहिए बराबर आने चाहिए। 2 कंडीशन है इसकी, दोनों को आपको बुक में से देखने के लिए लिखना है। क्लियर, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड का फोर्थ और फिफ्थ हो गया, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड का कौन सा क्वेश्चन है 6। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के ऊपर क्या लगा रखा है रूट लगा रखा है, और बोल रहा है कि थीटा की वैल्यू अगर 60 डिग्री है तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। लिखा हुआ है कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है कि इसका आंसर आपको क्या आता है। तो थीटा की जगह 60 डिग्री रखना है और इसको सॉल्व करना है, मतलब क्या निकालनी है इसकी वैल्यू निकालनी है, मान निकालना है। चलो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करोगे तो आप क्या लिखोगे, रूट लगाओगे, 1 लगाओगे, 1 माइनस यहाँ पे कोस स्क्वायर और थीटा की जगह आप क्या लिखने वाले हो 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री हमने लिख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी वैल्यू रख देते हैं टेबल से। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर 60, तो कोस 60 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है 1/2, और 1/2 के ऊपर आप क्या लगा दोगे होल स्क्वायर लगा दोगे। फिर आगे आप सॉल्व करोगे नेक्स्ट स्टेप में तो क्या लिखोगे 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो क्या होता है 1, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, और यहाँ पे आपका क्या चल रहा है रूट चल रहा है। देखो 1 का 1 लिखा है, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। और उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 को 1 जा 4 और 4 माइनस 3 करोगे तो क्या आ जाएगा 3/4। तो रूट लगाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 3/4। देखो कैसे 4 1 जा 4 और 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/4। और नेक्स्ट स्टेप में और आपको इसको सॉल्व करना है। तो √3 की वैल्यू तो हम नहीं निकाल सकते, तो इसको तो आप क्या लिखोगे √3, और √4 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 2 होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा फाइनल √3/2, ये इसका सॉल्यूशन। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 10 मीटर हाइट टावर
एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये वर्ड ध्यान रखना, एंगल ऑफ कौन सा है, डिप्रेशन एट ए पॉइंट ऑन अर्थ इज 30 डिग्री। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी के एक बिंदु का जो अवनमन कोण है, कौन सा कोण है, अवनमन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी कितनी होगी, उस बिंदु की मीनार के आधार से क्या ज्ञात करनी है, दूरी। चलो तो एक डायग्राम बनाना है, सबसे पहले छोटा सा एक क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इस तरह का एक छोटा सा डायग्राम बना लेना 90 डिग्री वाला, और 90 डिग्री ये आपकी वैल्यू हो गई। अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना है, क्या कह रहा है, 10 मीटर ऊंची मीनार का शिखर, मतलब ये जो मीनार दे रखी है, सपोज करो ये ए है, ये आपका कौन सा पॉइंट है, बी है, और ये सी है। तो ए बी जो मीनार है, इसकी डिस्टेंस, इसकी जो हाइट दे रखी है वो कितनी है, 10 मीटर ऊंची मीनार है, या जो भी आपका टावर है। और इसके टॉप पॉइंट से यहाँ से जब आप नीचे देख रहे हो, नीचे का मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, अवनमन कोण बन रहा है, अवनमन कोण यहाँ पे बनता है, तो ये जो एंगल दे रखा है वो कितना है आपका 30 डिग्री है। और ये अगर वैल्यू 30 डिग्री है तो ये बेस वैल्यू, ये वाली वैल्यू भी क्या होने वाली है आपकी 30 डिग्री होने वाली है। फिर कह रहा है कि पृथ्वी का जो एक बिंदु है, मतलब इस बिंदु की, इस वाले पॉइंट की, सी पॉइंट की मीनार के आधार से, मतलब इस पॉइंट से आपको क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस निकालनी है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस, ये देखो यहाँ पे, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, मतलब इस अर्थ पे जो पॉइंट है इसकी बेस ऑफ टावर से क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो इस वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं कि हमको वैल्यू निकालनी है बीसी की। बीसी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एक्स हो गया। अब हमको रिलेशन देखना है, ये तो हो गई हमारी परपेंडिकुलर साइड, और ये हमारे पास क्या हो गया, बेस हो गया, ये तो लंब हो गया, और ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो सॉल्यूशन में आपको कौन सा यूज करोगे, बेस उसके लिए, लंब और आधार के लिए, परपेंडिकुलर और बेस के लिए हमको पता है क्या यूज करना है हमको, tan, और ट्राइंगल के अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल कौन सा है हमारा, ABC, और ABC में हम किसको यूज कर लेते हैं, tan को, और tan के साथ में थीटा होता है, तो थीटा हम कितना पुट करने वाले हैं, 30 डिग्री, क्योंकि हमें दे रखा है क्वेश्चन में कितना पुट करना है, 30। अच्छा, tan 30 के लिए फिर हम क्या रखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या आता है हमारे पास, बेस आता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आएगा, तो उसकी वैल्यू हम पुट करते हैं, तो वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास, tan, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास, x आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या रख दिया, बेस, tan की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, और वो फार्मूला आपको पता ही है, PBP डिवाइड बाय क्या आता है हमारे पास, HHB। तो P बाय B परपेंडिकुलर tan, और बेस वैल्यू जो हमारे पास कितनी थी, x थी, या फिर लाल बटे कक्का, जिसको भी आपको यूज करना हो। तो tan 30 की वैल्यू टेबल से रखनी है, टेबल देखोगे तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan बाय x, और आगे जब इसको सॉल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x को 1 से, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू tan को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, tan√3, और ये डिस्टेंस भी किसमें आने वाली है, मीटर में आने वाली है। क्लियर, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan√3। इसका मतलब जो है डिस्टेंस पूछ रहे हैं आपके, मीनार के आधार से दूरी कितनी होगी, या व्हाट विल बी द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, ये जो टावर के बेस से B से लेकर C तक की वैल्यू पूछी जा रही है। इसका मतलब जो BC आपसे पूछ रहा है, BC को हमने क्या लिया, x लिया है, और x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, tan√3 मीटर आई है। क्लियर, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा क्वेश्चन था, ये एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 3 का ये लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। थर्ड का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7। तो आज थर्ड के 7 क्वेश्चन तक हमने बात कर ली। थर्ड में भी 12 क्वेश्चन है, बाकी वाले आगे वाले क्वेश्चन 8 से लेकर 12 तक के हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। अभी तक इन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखना है, और इनको लिखना भी है आपको नोटबुक में, और अपने जहाँ पे सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आ रही है उसको अच्छे से हाईलाइट करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर अभी तक आपने ग्रोथ क्लासेस के वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ उसको क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, क्वेश्चन नंबर 8 से हम वहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।